हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बीएमटी का सेट 3 को करवाने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है कि 10th टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 10 5 0 डॉट 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 इज, मतलब जो सीक्वेंस हम लोग को दिया हुआ है ये सीक्वेंस, इसमें 10th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा वो हम लोग से पूछ रहा है। तो ये एपी का क्वेश्चन है। तो एपी का क्वेश्चन तो आप बनाने जानते हैं कि कैसे बनाते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये हम लोगों को क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। हम लोग को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है 10, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। डी कैसे निकालते हैं, T2 में से T1 को माइनस करते हैं, मतलब 5 माइनस 10। 5 में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -5। प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 गया तो 5, और साइन बड़ा का, तो बड़ा यहाँ पर 10 है, इसका साइन माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में इसका साइन लगेगा। ठीक है, और हम लोग से पूछा कितने नंबर का है, 10th नंबर का पूछा है। तो n हम लोग का हो जाएगा n इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो t n के जगह पर 10 इज इक्वल टू a की जगह पर 10 प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 और d की जगह पर -5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 माइनस 1 9 और 9 इंटू -5। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 9 5 जब 45 और एक माइनस है तो -45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -45। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 45 का 45। 10 में से 45 जाएगा तो बचेगा -35। कैसे, प्लस माइनस माइनस, तो 45 में से 10 माइनस किए तो आया 35, और साइन बड़ा का तो बड़ा 45 है, इसका साइन माइनस में है तो इसीलिए माइनस में। तो ये -35 इसका आंसर होगा। देखते ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपकी सेट 1 में है, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है क्रैमर्स रूल्स इज ऑल्सो नोन एज, क्रैमर्स रूल को हम लोग और क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4, द मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन, जो मैट्रिक्स को हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर m इंटू एन है ना, मतलब रो इंटू कॉलम ऐसे करके हम लोग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रो इंटू कॉलम में इसको देते हैं, तो ये m इंटू एन भी हो सकता है और n इंटू एम भी हो सकता है। n और m ये कुछ होते नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स होते हैं जिसको डिनोट करने के लिए हम लोग m और n का यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बोथ हो सकता है, a भी हो सकता है और b भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग को इसका मीडियन पता करना है। तो मीडियन तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हम लोग को दे रखा है। हम लोग को मीडियन पता करना है, तो इधर का 3 काट देते हैं और लास्ट का 3 काट देते हैं, तो बीच में जो हम लोग को बचता है वो हम लोग का मीडियन होता है। तो बीच में क्या बचा हुआ है, 4, तो इसका आंसर हो जाएगा D 4। ठीक है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 10C6 इज, हम लोग को 10C6 का वैल्यू हम लोग को पता करना है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, मतलब जब भी NCR में अगर हम लोग का क्वेश्चन रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस तरह से, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। इसमें मेरा n हो जाएगा ऊपर वाला, मतलब ये 10, और r हो जाएगा ये 6। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। n का फैक्टोरियल मतलब 10 का फैक्टोरियल बाय फिर 6 का फैक्टोरियल और फिर 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो 10 का फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है, यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल रोक दिया क्योंकि नीचे में 6 का फैक्टोरियल था, वो आपस में कट जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर
6 का फैक्टोरियल में रोक दिया, तो यहाँ पर 6 का फैक्टोरियल नीचे में है और इंटू 10 माइनस 6 4, तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, 4 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कट जाएगा और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में और 2 से 2 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। ठीक है, अब जो जो चीज़ बचा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरा बचा हुआ है 10 इंटू 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 7 ज़ा 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210, तो 210 मेरा आंसर होगा। देखते हैं 210 है कि नहीं, हाँ है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा है NP3, ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो NP3 इक्वल टू 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हम लोग को n का वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, इसको करते हैं, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो ये है NP3 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये है, देखिए इसका मैं एक आपको लॉन्ग प्रोसेस बता देता हूँ, जो कि अगर आपका 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, अगर 1 मार्क्स में आए तो भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग तरीका बता देता हूँ, फिर शॉर्ट बता दूंगा। ठीक है, चलो जैसे कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा n का फैक्टोरियल बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे करके लिखना पड़ेगा इक्वल टू 60। ठीक है, अब n के फैक्टोरियल को मैं आगे लेके जाऊंगा, तो कहाँ तक लेके जाऊंगा, n माइनस 3 तक, मतलब n में ऊपर वाले में एक कम होते जाता है। जैसे कि हम लोग अगर लिखते हैं ना 6 का फैक्टोरियल, तो कैसे लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे करते हुए लिखते हैं, मतलब एक एक कम करते जाते हैं। वैसे n में एक एक कम करते जाएंगे, मतलब n का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू, सॉरी यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं, ठीक है, यहाँ फैक्टोरियल नहीं, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर इसका फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 और नीचे में n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल टू 60। अब देखिए यहाँ पर मैंने n माइनस 3 के फैक्टोरियल में इसलिए रोका क्योंकि नीचे में n माइनस 3 था, इसीलिए अब ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, जो भी बचा, कितना बचा, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 60। अब देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है और 3 नंबर है 1 2 3, तो अगर 3 नंबर है तो हम लोग 60 को भी इस तरह से लिखेंगे कि ये 3 नंबर में लिखे। जैसे कि कैसे लिखे इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3, ऐसे लिख सकता हूँ 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा 60, तो यही चीज़ आ जाएगा। तो अगर इधर 3 नंबर है तो इधर भी मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट नंबर में n था वो इसके लिए होगा, मतलब n का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 5 हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो n माइनस 1 और जो इसका सेकंड वाला 4 है इसके साथ भी अगर सॉल्व करिएगा तो ये -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 4 + 1 ये 5 ही आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं कि जो पहले वाला जो n था वो पहले वाले 5 के लिए था। ठीक है, अब आप इसको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे हो n p और यहाँ नीचे में कुछ भी नंबर, जैसे कि मैं इसी को लेता हूँ 3 इक्वल टू 60, ऐसे क्वेश्चन था, तो आप नीचे वाले को देखिए, ऊपर वाला तो n है उसका तो वैल्यू निकालना ही है, नीचे वाला देखिए इसमें 3 है, तो इसको 3 मतलब जैसे ये मैंने तोड़ा ना यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में, तो वैसे आप इसको 3 मल्टीप्लाई में तोड़ दीजिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो जो पहले वाला होगा ना वही आपका आंसर होगा। और अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 में इसको तोड़ते, मतलब 1 2 3 4, तो जो भी इसका होता वो आप इसका लिखते। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इफ देयर इज ओनली 1 कॉलम इन अ मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड, अगर सिर्फ एक ही कॉलम रहे मैट्रिक्स में तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इसका बी आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है मीन ऑफ 5 8 11 16 15 इज, हम लोग को मीन निकालना है इसका। तो मीन निकालने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ऐड करना पड़ता है जितना भी नंबर दिया होता है। तो नंबर दिया है 5 + 8 + 11 + 16 + 15, ठीक है, ये नंबर है। नीचे में जितना नंबर होता है वो लिखना होता है, तो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आगे सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20 और 55। ठीक है,
तो ये हो गया 55 बाय और नीचे में 5 है, इसको और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11, तो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोल रहा है मीडियन ऑफ 80, 100, 90, 170, 60, 50, 40। इसका हम लोग को मीडियन पता करना है। तो मीडियन पता करने का तरीका ये है कि इसको आप सबसे पहले अरेंज कर लीजिए छोटा से बड़ा में या फिर बड़ा से छोटा में। ठीक है, तो मैं छोटा से बड़ा में कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आएगा 40, फिर आएगा 50, फिर 60, फिर 80, 90, 100 और 170। ठीक है, ये है अरेंज हो चुका है। अब इसमें देखना है बीच में कौन सा नंबर है। तो बीच में यहाँ पर 80 है, इसके पहले 3 है और इसके बाद में 3, इसका मतलब 80 हम लोग का राइट आंसर होगा। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी सेट 2 में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है GM ऑफ 3927 इज। जब भी हम लोग को GM निकालना हो तो अगर 2 नंबर दिया रहता है तो हम लोग का फॉर्मूला बनता है √a × b, और जब 3 नंबर दिया होता है तो हम लोग का फॉर्मूला बनता है a × b × c और यहाँ पर क्यूब। ठीक है, मतलब क्यूब रूट ऑफ a × b × c। तो चलो अभी तो हम लोग को 3 नंबर दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इस फॉर्मूला से बनाते हैं। तो क्यूब रूट a × b × c क्या है 3 × 9 × 27। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 मतलब क्यूब रूट 3 को मैं 3 लिख देता हूँ और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 और 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 मतलब क्यूब रूट 3, ये तीनों को मैं एक बार ले लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब इंटू, और ये 3 को एक साथ ले लेते हैं तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो इसके क्यूब रूट से मतलब इसका क्यूब से इसका क्यूब रूट कट जाएगा और इसके क्यूब से इसका क्यूब रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 × 3। तो 3 × 3 कितना होता है 9, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बोला है ए टाइम सीरीज हैज़, टाइम सीरीज में कितने कंपोनेंट होते हैं वो हम लोग को बताना है। तो उसमें 4 होते हैं, तो यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इफ एन इवेंट कैन नॉट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी विल बी। देखिए जैसे कोई इवेंट है, कुछ होने वाला है, वो होगा ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है 0। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपकी सेट 2 में दिया हुआ है, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 9 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस। मतलब 2 डाइस से हम लोग थ्रो कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो टोटल आएगा वो 9 आएगा। मतलब 2 डाइस है 1 और 2। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोग फेंक रहे हैं, ठीक है, और दोनों का सम टोटल करके हम लोग का 9 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके ऐसे हम लोग को पूछ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है। तो चलिए इसको ठीक है करते हैं इसको। तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में 3 आए और दूसरे वाले में 6 आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में 6 आए और दूसरे वाले में 3 आए, और पहले वाले में 4 आए दूसरे वाले में 5 आए, पहले वाले में 5 आए और दूसरे वाले में 4 आए, और तो कुछ नहीं हो सकता है जिससे 9 आए। तो बस ये 4 तरीके हैं जिससे 9 आ सकता है। और जो 2 डाइस से हम लोग फेंकते हैं तो टोटल उसका होता है 36, टोटल उसका होता है 36। ठीक है, और हम लोग का आया कितना है 4, तो 4/36 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसको आप काट भी सकते हैं, काट के इसका आंसर हो जाएगा 1/9। तो अगर ऑप्शन में 1/9 दिया होता तो हम लोग का 1/9 आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/36, तो 4/36 ही हम लोग कर देते हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, एक डाइस से थ्रो करने में टोटल होता है 6 और 2 डाइस से थ्रो करने में टोटल होता है 36। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोला गया है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज ए। अर्थमेटिक मीन 2 नंबर के बीच का ए है, और GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन इज G, और ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर के बीच का G है, और HM हार्मोनिक मीन 2 नंबर के बीच का H है, देन AGH आर इन। तो AGH किस में होगा, तो AGH होगा GP में। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे का मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है द टर्म ऑफ अ GP इज 4, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स इज, और हम लोग को बताना है कि अगर हम लोग
5 टर्म तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हम लोग का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो जीपी का है और जीपी में रेशियो सेम होता है। तो इसमें क्या है ना, जैसे कि आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है 4 और आपको 5 टर्म तक मल्टीप्लाई करना है तो वो पावर लग जाएगा, जैसे कि 4 का पावर 5 टर्म तक अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 3 टर्म तक ही मल्टीप्लाई करना होता तो आपका आंसर 4 का पावर 3 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है 10th टर्म ऑफ द AP 2, 5, 8, 11। हम लोग को दे रखा है सीक्वेंस और इसको हम लोग को आगे तक लेके जाना है 10th टर्म तक और बताना है कि 10th नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। AP का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, TN इक्वल टू A प्लस n-1D। ठीक है, ये AP का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें हम लोग को TN तो नहीं दे रखा है, लेकिन T और N कितना 10 और A कितना हो जाएगा, A हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस N है 10 तो 10 - 1 और D कैसे पता लगाएंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो T2 है 5 - 2 3, तो यहाँ पर D की जगह पर 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 + 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 + 27 और ये हो जाएगा 2 + 27 29। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 29। तो 29 तो इसमें है नहीं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 29 होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा गया है इफ़ 70 K और 100 आर इन AP देन वैल्यू ऑफ K इज, जो बीच में जो K है उसका वैल्यू क्या होगा, जबकि ये जो पूरा है वो AP में है। तो AP में हम लोग को पता है कि डिफरेंस सेम होता है, तो डिफरेंस का मतलब T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो भी इतना आएगा जितना T3 में से T2 को करेंगे जितना आएगा। ठीक है, तो ठीक है मैं इसको मिटा लेता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 इसमें T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2। ठीक है, यही होता है, AP में डिफरेंस सेम होता है। तो T2 कितना है, T2 है K, तो K माइनस T1 है T70 इक्वल टू T3 है 100 माइनस T2 है K। ठीक है, अब जो यहाँ पर K है वो अगर इस तरफ आएगा तो इस तरफ माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K प्लस K, और इस तरफ जो 70 है वो माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100 + 70। ठीक है, K प्लस K 2K इक्वल टू 100 + 70 170। ठीक है, K 2K के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 170/2, इसको काटेंगे तो आएगा 85, तो K का वैल्यू होगा 85, तो इसका B इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपकी सेट 1 में मैं करवा दिया हूँ, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी मैंने सेट 1 में करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। इसमें पूछा गया है द डिफरेंशिएशंस ऑफ 7/x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, मैं पहले इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इसमें जो दे रखा है 7/x, इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा y है, y = 7/x। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7x और -1, जो x है वो ऊपर चला गया, नीचे में जो इसका पावर था वो पॉजिटिव था, ऊपर गया तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर जैसे कुछ यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 तो होता ही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7x - 1। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो ये हो जाएगा d/dx और 7x - 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, nx n - 1। ठीक है, ये होता है। तो n में क्या है, n मतलब पावर है -1, तो पहले मैं पावर लिखूंगा -1, उसके बाद x, तो x में 7x को ले लेता हूँ, और पावर -1 है, मतलब n है -1, और उसमें भी हम लोग को -1 करना है, तो -1 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 × 7 -7 और x और -1 और -1, तो माइनस होता प्लस है पर साइन माइनस का लगता है, तो 1 और 1 2 और साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका आंसर हो जाएगा -7x - 2। तो देखते हैं ये ऑप्शन में हाँ है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि इंटीग्रेशन EX dx, इंटीग्रेशन करना है EX का, तो देखिए इसका हो जाएगा EX का EX ही होता है और +C, इंटीग्रेशन में +C लगता है। ठीक है, तो जब मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला इसका कुछ फॉर्मूलास है वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो D होगा, EX + C। ठीक है,
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 मैंने सेट 1 में करवा दिया, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा गया है इफ मीन इज 31.25 एंड मीडियन इज 31.5 देन मोड इज, तो मोड कितना होगा, मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड हम लोग को पता करना है, तो हम लोग मोड वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। मोड का कौन सा फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें हम लोग को फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, मैं पुट करता हूँ इसमें वैल्यू 3, मीडियन का वैल्यू कितना दे रखा है, मीडियन का दे रखा है 31.5, तो ये हो जाएगा 31.5 माइनस 2 मीन, मीन का वैल्यू कितना दे रखा है, मीन का दे रखा है 31.25, ठीक है, ये दे रखा है। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 31.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 94.5 और 31.25 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.5, ठीक है। अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 32, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। तो देखते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, था क्वेश्चन नंबर 27 और 28 में पूछा गया है इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, अगर जो जैसे कि हम लोग का इसमें जो रिलेशन दे रखा है AM, GM और HM का, अगर वो अनइक्वल है मतलब सेम नहीं है, तो क्या रिलेशन बनता है, तो इसका रिलेशन बनता है सबसे पहले मीन आता है, उसके बाद GM आता है, उसके बाद HM आता है, ठीक है। मीन को हम लोग X और बार से डिनोट करते हैं, और जो B है वो भी सेम है, बस क्या है इसमें हम लोग को बार दे रखा था तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मीन है। इसमें हम लोग को ऊपर में बार नहीं दे रखा है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं कह सकते कि ये मीन है, ये सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कि ये X है। तो X तो नहीं, हम लोग को रिलेशन बताना था, तो रिलेशन इसका होता है मीन बड़ा होता है GM से और GM से भी बड़ा, GM बड़ा होता है HM से, ठीक है। तो ये इसका A इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन और है उसको मैं लिख लेता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर, तो इसका आंसर होगा पीरियोडिक एंड रेगुलर, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बी। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है इफ एन इवेंट टेक प्लेस सडनली द प्रोबेबिलिटी विल बी, देखिए अगर कोई इवेंट कुछ होने वाला है और वो 100% होगा ही होगा, हम लोग श्योर है उसके बारे में, तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है +1, ठीक है। देखिए अगर होगा ही होगा, वो 100% श्योर है तो उसका 1 होगा, और अगर होगा ही नहीं पूरा, हम लोग श्योर है कि नहीं होगा, तो उसका 0 होता है। और अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है हम लोग को कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी, तो 0 से 1 के बीच में उसका आंसर होता है, जैसे कि 0.2, 0.5, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो 1 से कम होगा और 0 के ऊपर होगा अगर हम लोग को डाउट है तो, लेकिन अगर 100% श्योर है कि नहीं होगा तो उसका 0 होगा, और अगर पता है कि वो 100% होगा ही होगा तो उसका 1 होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। इसमें बोला गया है द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज, हम लोग जब इंटरपोलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड कौन सा होता है, तो वो होता है लैग्रेंज मेथड। इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, बहुत इजीली तरीके से। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्वेश्चन नंबर 32 का मुझे समझ में नहीं आया था, तो जब मुझे उसका आंसर पता चल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। इसमें बोला गया है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 43 एंड 77, अर्थमेटिक मीन मतलब AM हम लोग को पता लगाना है 43 का और 77 का क्या होगा। तो ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AM का फॉर्मूला होता है AM इज इक्वल टू A प्लस B/2, ये होता है। तो A कितना है, A है 43 और B है 77 और उसको /2, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 120 और नीचे में 2 है, इसको काटेंगे तो आएगा 60। तो 60 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये हम लोग को सीरीज दे रखा है और इसका हम लोग को सम बताना है, वो भी 5 टर्म तक। अब देखिए सबसे पहली बात, तो क्या ये AP में है, देखिए AP में डिफरेंस सेम होता है लेकिन इसमें डिफरेंस सेम है नहीं, तो ये हो सकता है कि GP में हो। GP में कैसे पता लगाते हैं, अगर T2/T1 और T3/T2 अगर सेम हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि GP में है और GP वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
तो चलिए, तो T2 क्या है इसमें 8, तो 8/2 और T3 क्या है, T3 है 32 और T2 है 8। अब इसको काटते हैं तो 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये 4 आएगा और इसको 8 के टेबल से काटेंगे तो इसमें भी 4 आएगा। इसका मतलब ये जो हम लोग को गिवन है वो हम लोगों का जीपी में है, ठीक है। तो इसको फिर सॉल्व करते हैं जीपी वाला फॉर्मूला लगा के। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग को T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है, हम लोग को T4 निकालना है और T5 निकालना है। 5 तक निकालने के बाद हम लोग उसका सम कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। तो T4 में निकालूंगा, T4, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, ठीक है। तो A क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 2, तो 2 इंटू R क्या रेशियो हम लोग का निकला है 4, तो 4 और n-1, n कितना है 4, तो 4 - 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो मैं इसका आगे लिख देता हूँ 2 इंटू 4 का पावर 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का पावर 3, ये होता है 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128, ठीक है। तो फोर्थ टर्म हम लोग का निकल चुका है। चलिए अब फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो T5 निकालेंगे, फॉर्मूला वही ARn-1, तो A है 2 इंटू R है 4 और n है अभी के लिए तो 5 है, तो 5 - 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 4, 5 - 1 तो 4 का पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का पावर 4 हो जाएगा 256 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 512, ठीक है। अब ऐड करते हैं हम लोग को सब पता है। तो फर्स्ट टर्म है 2 प्लस सेकेंड टर्म है 8, थर्ड टर्म है 32 प्लस फोर्थ टर्म हम लोग निकाले हैं 128 और फिफ्थ टर्म 512, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 500, 600 और 640, ये हो गया 640 और इन दोनों को करेंगे तो आएगा 40 और यहाँ पर ये 2, तो ये हो जाएगा 682, तो इसका आंसर होगा 682। तो देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को करते हैं। इसमें पूछा गया है 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये मैंने बताया था जब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था परम्यूटेशन वाला, तो 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो इसका ए आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बाकी है उसको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। 36 में बोला गया है 2 रोज आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज। देखिए जो हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर 2 रो का वैल्यू इक्वल हो जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि देखिए ये जो साइन है वो नल सेट का साइन है। नल सेट क्या होता है कि अगर जैसे कि ये सेट है, ठीक है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग नल सेट कहते हैं और उसका साइन ये होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो ये भी बोल सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। और इस साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब अगर कोई जैसे कि यहाँ पर कोई सेट है और यहाँ कोई सेट है, 2 सेट के बीच में क्या कॉमन है वो हम लोग को बताता है ये इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम लोग को अब बताना है कि ये सेट और ये सेट में कॉमन क्या है। अब देखिए ये तो खुद कुछ भी नहीं है ना, तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या आंसर होगा सी, ठीक है, नल सेट ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो मैंने सेट 2 में करवा दिया, आप वहां जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 NPR परम्यूटेशन का फॉर्मूला इसमें पूछ रहा है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 इसमें बोला गया है इन एन AP इफ Tn इज इक्वल टू 3n + 5 देन द कॉमन डिफरेंस विल बी। देखिए हम लोग को Tn का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए Tn इज इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है 3n + 5, ठीक है। हम लोग को बताना है कि ये जो है वो AP में है और हम लोग को कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे पता लगाते हैं, अगर T2 में से T1 जो है वो अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग का डिफरेंस निकल जाता है। तो हम लोग वैसे ही निकालेंगे। पहले तो हम लोग को 2 टर्म तो कम से कम चाहिए, तो चलिए पहले 2 टर्म निकालते हैं। तो पहले n की जगह पर 1 रखते हैं, ठीक है। तो अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 और फिर ऐसे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 + 5, तो ये निकल के आया 8, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का निकल गया 8। अब सेकंड टर्म निकालेंगे तो T2 n की जगह पर 2 रखेंगे अब की बार, तो 3 और n की जगह पर 2, तो 2 + 5, ठीक है। 3 2 जा 6 + 5, तो ये हो जाएगा 11।
तो T2 भी निकल गया। तो अगर मैं T2 में से T1 को माइनस करूँगा तो मेरा डिफरेंस मुझे पता चल जाएगा। तो T2 है 11, तो 11 माइनस T1 है 8, तो 8 इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया इसका सी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भी इसका प्रैक्टिस करिएगा और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने तीनों सेट तो कंप्लीट करवा दिया है, अब जो बचा सब्जेक्टिव उसको मैं जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।